सुमित्रा की दादी बताया करती थी, जब पहले शादियां होती थी तो मायके से मिट्टी के बर्तन मिलते थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि दहेज में तांबे पीतल के बर्तन दिए जा सके। इसी तरह सुमित्रा को भी उसकी माँ ने दहेज में 2 घड़े दिए, जिन्हें सुमित्रा हमेशा बड़ी हिफाजत से रखती थी। सुमित्रा की बड़ी बहू ज्योति बोली, माँ जी, इन्हें फेंक क्यों नहीं देती? न जाने इतने साल पुराने घड़े अभी तक क्यों रखे हैं। अच्छा, मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। इस हिसाब से तो मैं भी पुरानी हो गई हूँ, तो क्या तुम मुझे भी फेंक दोगी? मेरा वश चले तो मैं इन्हें फोड़ कर फेंक दूं। घर में खामखा की भीड़ की हुई है। खबरदार, अगर हाथ भी लगाया तो आई बड़ी फोड़ कर फेंकने वाली। दीदी, अगर आपको इन घड़ों से दिक्कत है तो इन्हें मेरे कमरे में रख दो। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं बोलोगी? सास की चमची जो ठहरी। बहू, इनसे मेरी भावनाएं जुड़ी है। तुम लोगों की नजर में ये मिट्टी के बर्तन हैं, मगर मेरे लिए मेरी माँ का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। उनके घर में हमेशा उन मिट्टी के घड़ों की वजह से विवाद होता रहता था। एक दिन सुमित्रा बहुत दुखी हुई। वह उन घड़ों के पास जाकर रोने लगी। सुमित्रा घड़ों पर हाथ फेरते हुए बोली, तुमने पूरा जीवन मुझे और मेरे बच्चों को शीतल पानी दिया है। तुम मेरे जीवन के सुख दुख के साथ ही रहे हो, लेकिन लगता है अब मुझे तुम्हें इस घर से बाहर करना पड़ेगा। घड़े बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत करना सुमित्रा, हम तुमसे और इस घर से दूर नहीं होना चाहते। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? बड़ी बहू को तुम फूटी आंख नहीं सुहाते। किसी दिन उसने ठान ली तो तुम्हें फोड़ कर फेंक देगी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे तुम्हारे पास। मैं बहुत मजबूर हूँ। समय बीतता गया। ज्योति लड़ाकू स्वभाव की थी। वह बात बात पर लड़ती रहती। ज्योति के 2 बच्चे थे, लेकिन रीमा को शादी के 8 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए। मेरे पति कोल्हू के बैल नहीं है जो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाते रहेंगे। दीदी, आपके देवर भी तो सारी तनख्वाह आपके हाथ में सौंप देते हैं। मैंने कभी कहा आपसे? अब बाथरूम में शैम्पू नहीं है तो मैं आपसे न कहूँगी तो किससे कहूँगी? हाँ हाँ, मैं ही तो तुम्हारे पति की सारी कमाई खा जाती हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करती? अपने पैसे अपने पास रखो और बंटवारा कर लो। लड़ाई बढ़ते देख सुमित्रा दोनों को चुप करते हुए बोली, अब चुप भी करो तुम दोनों। आखिर कब तक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहोगी? बस माँ जी, अब बहुत हो गया। अब तो बंटवारा होकर रहेगा। शाम को जब रोहित और दीपक ऑफिस से आए तो उन दोनों ने अपने पति को दिन भर का हाल कह सुनाया। भैया, बात बंटवारे तक आ गई है, आप समझाते क्यों नहीं भाभी को? रोहित, ज्योति रीमा से बड़ी है, उसे भी अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। अगर बंटवारा होकर घर में शांति रहती है तो कल बंटवारा हो जाएगा। सुमित्रा ने दोनों बेटों और बहू को तुरंत समझाया, लेकिन दीपक और उसकी पत्नी ज्योति नहीं माने। ज्योति ने सोचा अगर सामान बटेगा तो ये घड़े भी बांटे जाएंगे, इसीलिए क्यों ना ये घड़े फोड़ दो। लेकिन जैसे ही उसने घड़े पर चोट मारी, उसमें से बहुत तेज आवाज हुई और उसने वह डर के मारे घड़ा छोड़ दिया। लेकिन चोट लगने के कारण घड़ा एक तरफ से फूट गया। बंटवारा होने लगा। रीमा, तुम तो वैसे भी बांझ हो। तुम्हारा तो एक कमरे में भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन 2 बच्चों के लिए मुझे पक्का वाला बड़ा हिस्सा चाहिए। दीदी, आपका जो मन करे ले लीजिए, मगर माँ जी हमारे साथ ही रहेगी। मेरी बला से। वैसे भी बुढ़िया आए दिन बीमार रहती है। मैं उनकी सेवा करूंगी या अपने बच्चों को पालूंगी? अच्छा हुआ बुढ़िया से जान छूटी। सही कह रही हो ज्योति, मेरी सैलरी से अकेले मेरे परिवार का खर्च चल जाए वही काफी है। भैया, लेकिन मेरी सैलरी तो आपसे आधी ही है। मैं माँ को रखने के लिए तैयार हूँ। घर और सामान बट चुका था। दोनों घड़े एक दूसरे से बिछड़ने से डर रहे थे। उन्होंने सारी जिंदगी एक साथ गुजारी और आज पता नहीं उनका भी बंटवारा होगा या नहीं। ये सोचकर वो दोनों घबराने लगे। फूटा हुआ घड़ा ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए उसे फेंक दिया जाएगा। अभी तो ये 2 घड़े भी बचे हैं, इनका भी बंटवारा कर लो। क्या तुम मिट्टी के बर्तनों को भी बांटोगी? क्यों नहीं बांटूंगी? ये कहकर ज्योति ने साबुत वाला घड़ा उठा लिया। फूटा घड़ा दूसरे घड़े से बोला, तुम तो जा रहे हो भाई, लेकिन मेरा क्या होगा?
मुझे तो लगता है मैं कूड़े के ढेर पर ही जाऊंगा। दिल छोटा मत करो, तुम तो जानते ही हो रीमा बहू के मन में बहुत दया है, वो तुम्हें बहुत हिफाजत से रखेगी। लेकिन मुझे तो ये दुख है कि मैं लालची हाथों में जा रहा हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि ज्योति अपना घड़ा उठाकर ले गई। रीमा टूटे घड़े को हाथ में उठाकर बोली, ये माँ जी के मायके की निशानी है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। रीमा ने वह घड़ा हिफाजत से एक कोने में रख दिया। दीपक की कमाई अच्छी थी, इसीलिए उसने अपने घर में सभी सुख साधन कर लिए, लेकिन रोहित की तनख्वाह कम थी, ऊपर से माँ की जिम्मेदारी, और कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी भी छूट गई। बड़ी तंगी के दिन गुजरने लगे। आते जाते ज्योति रीमा को ताने कसती रहती। आज क्या बनाया है रीमा? हमने तो छोले भटूरे बनाए हैं, वो बच्चे जिद कर रहे थे। तुम्हारे मजे हैं, कोई जिद करने वाला है ही नहीं, मजे से गुजर रही होगी अब तो तुम्हारी। दीदी, आप तो जानती हो इनकी नौकरी छूटे 3 महीने हो चुके हैं। कहाँ से कुछ बनाऊं? जो पैसे थे उनमें माँ जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया है। रोहित काम ढूंढने गए हैं, जैसे ही आएंगे तो खाना बनाऊंगी। तब तो बड़े उछलते थे तुम लोग, अब आ रहा है ना मजा। ज्योति बोल ही रही थी कि तेज बारिश होने लगी। रीमा के हिस्से में कच्चा घर आया था, जिसमें एक ही कमरा था। वह पूरा कमरा टपकने लगा। रीमा का सारे कमरे में पानी भर गया। रीमा ने देखा कि कमरे में रखा फूटा घड़ा भी पानी में तैरने लगा है। उसने उसे उठाकर और अपने दुपट्टे से पोंछकर ऊपर रख दिया। रीमा रोने लगी और भगवान से शिकायत करने लगी। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है। घड़ा उसे रोते हुए देखकर बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि बेचारी ने आपदा में भी मेरा कितना ख्याल रखा। शायद अब सही समय आ गया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बारिश बंद हो चुकी थी। रोहित ने देखा कि सारे घर में पानी भर गया है। ये क्या हो गया रीमा? एक तो ये बरसात, ऊपर से कोई काम भी नहीं मिला। माँ तीर्थ से वापस लौटेंगी तो बहुत दुखी होंगी। अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे हिम्मत हारेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो कमरे में से पानी निकालते हैं। तुम बाल्टी से निकालो, मैं इस घड़े से निकालती हूँ। जैसे ही रीमा ने घड़े में बाहर फेंकने के लिए पानी भरा, वो पानी से पैसों में बदल गया। अरे ये क्या हुआ? रोहित देखो, इस फूटे घड़े में पैसे, और ये क्या, पूरे घर का पानी भी सूख गया। मैं दोबारा करके देखती हूँ। अरे ये तो, इसमें दोबारा पैसे आ गए। ये बारिश का पानी जादुई है या फूटा घड़ा? रीमा, लगता है इस फूटे घड़े में ही कुछ बात है, वरना बारिश तो पूरे गांव में हुई है। बस रीमा, हमारे लिए इतने पैसे काफी हैं, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फूटे घड़े, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मदद नहीं करते तो आज खाना भी नसीब नहीं होता। फूटा घड़ा खुश हुआ। जैसे ही रोहित ने पैसे निकाले, उसमें तुरंत गरम गरम खाना आ गया। रीमा और रोहित दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। ज्योति के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह उनको फटेहाल देखकर बहुत खुश थी। बाहर निकल कर देखती हूँ, माथा पकड़कर रो रहे होंगे दोनों। अरे ये क्या, ये दोनों बहुत हंस रहे हैं और इनके यहाँ तो पानी भी सूख गया। ऐसे कैसे हो गया? ज्योति ने रोहित और रीमा को देखा कि कैसे वो खड़े से बातें कर रहे हैं। ए फूटे घड़े, मेरे इस कच्चे घर को पक्का बना दो, ताकि फिर कभी बरसात में नुकसान ना हो, और बस मुझे कुछ काम मिल जाए। देखते ही देखते रोहित का एक कमरा एक आलीशान घर में बदल गया। थोड़ी देर बाद रोहित के लिए सरकारी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ज्योति बेचैन हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वह सारा माजरा समझ चुकी थी। वह जल्दी से अंदर गई और अपने घड़े से बोली, ए घड़े, तू भी तो उस फूटे घड़े का साथी है। मेरे घर को रीमा के घर से बड़ा बना दे और उसे सोने चांदी से भर दे। घड़ा हंसा और उसने ज्योति का घर एक फूस की झोपड़ी बना दिया और वह झोपड़ी भूसे से भर दी। ज्योति रोने लगी और बोली, अरे ये तो उल्टा हो गया। नहीं नहीं, मुझे ये झोपड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो रीमा से बड़ा घर चाहिए था। हे घड़े, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए। वह झोपड़ी भी गायब हो गई। अब वहाँ केवल भूसा पड़ा था। वह जोर जोर से रोने लगी।
उसके रोने की आवाज सुनकर रीमा और रोहित बाहर आए और घर देखकर हैरान हो गए। भाभी, ये सब क्या हो गया? ये सब उस फूटे घड़े की वजह से हुआ है। तुम्हें मैंने उस घड़े से बातें करते सुना था। तुम्हारा आलीशान घर बन गया। जब मैंने अपने घड़े से बड़ा घर बनाने के लिए कहा तो उसने भूसा बना दिया। घड़ा हंसा और बोला, ज्योति बहू, उस फूटे घड़े को दोष मत दो। बेचारी रीमा ने अपना सब कुछ भीग जाने के बाद भी उस फूटे घड़े की हिफाजत करी, क्योंकि वह उसे अपनी सास की अमानत समझती है। तुम्हें तो उससे अच्छा घर चाहिए था ना। ये सब फूटे घड़े का नहीं, तुम्हारे लालच का दोष है। नहीं चाहिए मुझे रीमा से बड़ा घर। मुझे मेरा वही घर लौटा दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो रोहित। रीमा, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ए घड़े, मुझे मेरा वही घर लौटा दो। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। रीमा फूटे घड़े को बाहर लेकर आई और उससे बोली, ए घड़े, दीदी को अपनी गलती पर पछतावा है। उनका घर अच्छा कर दो। फूटा घड़ा मुस्कुराया और ज्योति का घर पहले जैसा बना दिया। फूटा घड़ा बोला, मेरा चमत्कार सिर्फ दयालु और सच्चे लोगों के लिए है। मैंने रीमा की मदद कर दी, अब मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है। मैंने ये कर दिखाया है कि टूटी फूटी चीज भी किसी का घमंड तोड़ सकती है। इसीलिए इंसान को कभी घमंड और लालच नहीं करना चाहिए। ज्योति ने रीमा को गले लगाते हुए कहा, अब मैं हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझूंगी रीमा। सुमित्रा ने तीर्थ से आकर उन लोगों का प्यार देखा तो उन्हें बहुत आशीष दिए और फूटे घड़े को धन्यवाद कहा। रामलाल एक किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन रामलाल जब अपने खेतों में था तब उसने अपने मन में सोचा, इस बार मैं अपने खेत में मिर्ची की खेती करता हूँ। अरे मिर्च की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार हरी मिर्च की खेती करके मैं अच्छा मुनाफा कमा लूंगा। रामलाल अपने खेतों में मौसम के अनुसार मिर्ची की बुआई कर देता था और कुछ समय के बाद उसके खेत में हरी हरी मिर्च निकलने लगी और वो अपनी मिर्च की खेती देख बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, चलो मेरी मेहनत रंग लाई। जो मेरी मिर्च की खेती अच्छी हुई है, अब मैं इन मिर्च को बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लूंगा। रामलाल ने खेत से मिर्च को तोड़ लिया और अपने घर ले आया। रामलाल ने अपने लिए कुछ हरी मिर्च बर्तन में निकालकर अपनी रसोई में रख दी। उसी रसोई घर में हरी मिर्च के बगल में लाल सूखी मिर्च भी रखी हुई थी। रामलाल अपनी रसोई से बाहर निकल गया और जाकर अपने कमरे में सो गया। इधर हरी मिर्च अपने इतराते हुए अंदाज में लाल मिर्च को चिढ़ाते हुए बोल पड़ी, अरे वाह, इस बार मालिक को मेरी वजह से काफी मुनाफा होने वाला है। मैं हूँ ही इतनी कीमती कि हर कोई मेरी चाह रखता है। मेरे बिना तो सब्जी का कोई टेस्ट ही नहीं बनता। हरी मिर्च का घमंड देखकर लाल मिर्च से रहा नहीं गया और उस लाल मिर्च ने हरी मिर्च से कहा, अरे बहन, तुम वाकई में खुशकिस्मत हो कि तुम हरी मिर्च हो। हर घर में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती हो, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तुम्हें सब्जी में डालकर खाया जाता है तो मुझे सब्जी में तड़के के साथ खाया जाता है। इसलिए तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे ऐसे ही इधर उधर रख दिया जाता है और तुम्हें अच्छे से कभी फ्रिज में तो कभी टोकरी में रखा जाता है। हाँ, तो मैं हूँ ना महान, तभी तो मुझे अच्छे से रखा जाता है। मेरी जरूरत हर घर को रहती है। बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर कोई मुझे खाना पसंद करता है। लाल मिर्च समझ गई कि इस हरी मिर्च को अपने आप पर घमंड हो गया है। उसने हरी मिर्च को समझाते हुए कहा, हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हर जगह जरूरत है, लेकिन हर समय नहीं। ठीक वैसे ही जो सूरज गर्मी में आग बरसाता है तो लोग उसे देखकर छुप जाते हैं, लेकिन उसी सूरज को सर्दियों में लोग ढूंढते हैं। यानी हर किसी की कीमत अपने अपने समय पर होती है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही समझाती रही, लेकिन हरी मिर्च अपने घमंड में चूर लाल मिर्च को नीचा दिखाती रही और दोनों में तू तू मैं बढ़ गई, जिसकी भनक जब रामलाल के कानों में पड़ी तो अपने बिस्तर से उठकर बोला, अरे इतनी रात में कौन लड़ रहा है? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। रामलाल अपने बिस्तर से उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे
कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी नजर रसोई में पड़ी। उसने जाकर देखा कि लाल मिर्च और हरी मिर्च आपस में जंग की तलवारें लिए लड़ रही हैं। वो उनके पास गया और बोला, अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? तभी पीछे रखी हरी मिर्च बोल पड़ी, मालिक, ये लाल मिर्च अपने आप को मुझसे बड़ा बता रही है। अब आप ही इसे बताइए कि आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले इसको खाते हैं या मुझे? लाल मिर्च भी कहाँ रुकने वाली थी। उसने भी रामलाल से कहा, हाँ हाँ मालिक, बता दीजिए इसे आप भी कि आप सब्जी या दाल बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं, इसका नहीं। ये बेकार में आधी रात में मुझसे बहस कर रही है। रामलाल ने दोनों की बातें सुनी और रामलाल ने दोनों की बात का बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च, तुम दोनों ही हम इंसानों के लिए महत्वपूर्ण हो। तुम दोनों का ही हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। जब हरी मिर्च की आवश्यकता पड़ती है तब हरी मिर्च की, और जब लाल मिर्च की जरूरत होती है तब लाल मिर्च की। तुम दोनों ही एक समान हो, इसीलिए झगड़ा बंद कर दो। हरी मिर्च और लाल मिर्च अपनी अपनी बातों में अड़ी हुई थी। कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। हरी मिर्च ने फिर रामलाल से कहा, लेकिन फिर भी मैं इससे बड़ी हूँ। आप खुद ही देखिए इसको, आपने ऐसे ही इधर उधर डाल रखा है, जबकि मुझे आपने बड़ी इज्जत से इस बर्तन में रखा हुआ है। रामलाल ने हरी मिर्च के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? इससे ये तो फैसला नहीं होता कि तुम बड़ी हो और वो छोटी। उसकी जरूरत मुझे इस समय नहीं है, इसीलिए मैंने उसे अलग रखा है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो और वो छोटी, तो कल मैं तुम दोनों को बाजार में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा। वहाँ तुम दोनों को तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए अब तुम दोनों झगड़े को समाप्त कर दो। ये कहकर रामलाल वहाँ से सोने चला गया। लेकिन हरी मिर्च अपने घमंड में शांत नहीं हुई और वो हंसते हुए फिर बोल पड़ी, देखा, इस बार भी मालिक ने मुझे ही महत्व देते हुए सबसे ज्यादा मेरी बात सुनी है, इसलिए मैं ही बड़ी हूँ। हाँ हाँ सुना, उन्होंने तुम्हें ज्यादा देखा क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम्हारा दिमाग कम है, इसलिए अब तुम मुझे भी सोने दो। कल बाजार चलेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा, बड़ी आई बड़ी बनने वाली। ये कहकर लाल मिर्च शांत हो जाती है, लेकिन हरी मिर्च का घमंड अभी भी 7वें आसमान पर था। कुछ पल बाद रात और गहरी होती गई और चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता गया। रात जब खत्म हुई तो सूरज की किरणों और चिड़ियों की चहक के साथ सुबह हुई। रामलाल जब अपनी रसोई में फिर से आया तो उसने लाल मिर्च और हरी मिर्च से कहा, देखो, मैं तुम दोनों को बाजार में ले जा रहा हूँ, इसीलिए अब रास्ते में एक दूसरे से झगड़ा मत करना। मैं तुम दोनों को ग्राहकों को बेच दूंगा। जब तुम दोनों अलग अलग रहोगी तब तुम्हें अपने अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये कहकर रामलाल अपनी लाल मिर्च और हरी मिर्च को लेकर बाजार आ गया और अपनी मिर्च की दुकान लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बीतने के बाद रामलाल के ही गांव के 2 आदमी रामलाल की दुकान के पास बातें कर रहे थे। अरे भाई, मैंने सारी सब्जियां तो खरीद ली, लेकिन सूखी वाली लाल मिर्च लेना भूल गया। 2 दिन बाद मिर्च बुआई का मौसम आ रहा है, तो सोच रहा हूँ खेत में मिर्ची बो। वैसे भी लाल मिर्च आजकल लोग कुछ ज्यादा ही खाने लगे हैं। अरे संपत भैया, लाल मिर्च कौन खाता है? लाल मिर्च की तो डॉक्टर भी मना करते हैं, और तुम लाल मिर्च लेने की सोच रहे हो। लेना है तो हरी मिर्च लो, जो खाने में भी सेहत के लिए अच्छी होती है। उन दोनों की बातें सुनकर लाल मिर्च हरी मिर्च को चिढ़ाते हुए बोल पड़ी, सुना तुमने, मिल गया जवाब। उन भाई साहब को मेरी जरूरत है अपनी खेती करने के लिए, और खाने के लिए अब मुझसे ज्यादा बहस मत करना, समझी? तभी हरी मिर्च भी बोल पड़ी, हाँ हाँ मैंने सुना, लेकिन लगता है तुमने सही से नहीं सुना कि दूसरे भाई साहब ने मेरी तारीफ में कितने पुल बांधे हैं। तुम्हें तो खाने के लिए डॉक्टर भी मना करता है, बड़ी आई मुझसे टक्कर लेने वाली। थोड़ी देर बाद वो दोनों रामलाल से कहते हैं, अरे रामलाल भाई, मुझे लाल मिर्च सूखी वाली दे दो खेती करने के लिए। रामलाल संपत लाल को सूखी मिर्च दे देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। संपत घर जाने के बाद लाल मिर्च को अच्छे से साफ करके कल खेतों में बोने के लिए रसोई में रख देता है और चला जाता है।
इधर अगले दिन रामलाल अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और दोपहर के भोजन के साथ वह हरी मिर्च खाने के लिए साथ में ले जाता है। तभी हरी मिर्च रामलाल से कहती है, मालिक, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए आपने उसे बेचा है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी कीमत आप जानते हैं। अरे तुम फिर भूल गई, मैंने कहा था ना कि जब जिसकी जरूरत होती है लोग उसको ही महत्व देते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और संपत को लाल मिर्च की, इसमें बड़ा छोटा कहां से आ गया। वहीं रामलाल के बगल में संपत भी अपनी मिर्च की खेती करता है। दोनों जब अपना अपना काम खत्म करके खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक तरफ संपत के पास खेत में बोने के लिए वही लाल मिर्च रखी थी, तो दूसरी तरफ रामलाल के पास खाने के लिए हरी मिर्च रखी थी। जब दोनों मिर्च ने एक दूसरे को देखा तो लाल मिर्च बोली, ओहो, तुम फिर से आ गई। पता है, जब से मैं इनके साथ गई हूँ मेरी बड़ी इज्जत की गई, मुझे भी अच्छे बर्तन में रखा गया, और पता है मुझे आज खेत में बोने के लिए भी लाया गया है। फिर भी मेरी बराबरी तुम कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मालिक तो हमेशा मेरी खेती करते हैं और मैं उन्हें मुनाफा कमाने में मदद करती हूँ। तुम्हारी खेती करके तुम्हारे मालिक को कुछ हासिल नहीं होगा, देख लेना। अरे हाँ, जब मैंने मेरे मालिक से अपने सवालों को पूछा तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, जिससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। क्या बात बताई थी? यही कि तुम और हम एक ही है। जब तुम पेड़ पर लगती हो तब तुम्हें समय के साथ सुखाकर लाल मिर्च के रूप में बदल दिया जाता है, या तुम समय के साथ खुद ही लाल होकर सूख जाती हो। और तुम और हम अलग नहीं हैं, बल्कि तुम मेरे ही रूप हो, जो बदलकर बाद में एक लाल मिर्च बन जाती है। इसलिए न तुम बड़ी हो न मैं बड़ी हूँ। मेरी कीमत सूखने के बाद होती है और तुम्हारी कीमत जन्म लेने के बाद। लाल मिर्च की बातें सुनकर हरी मिर्च को समझ में आ जाता है कि लाल मिर्च और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब लाल मिर्च खेत में डाली जाती है तब हरी मिर्च पैदा होती है। लाल मिर्च की बातें सुनकर हरी मिर्च का घमंड वहीं चूर हो जाता है और वो लाल मिर्च से दुखी होकर कहती है, बहन, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुमने सही कहा, जब तुम सूखकर एक बीज का रूप लेती हो तब जाकर मेरा जन्म होता है, और समय के साथ जब मैं ढलती हूँ तो एक समय के बाद मुझे भी सूखकर लाल मिर्च बनना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। जैसे एक पेड़ बूढ़ा होने के बाद फल देना बंद कर देता है लेकिन छांव देना कभी बंद नहीं करता। तभी रामलाल हंसते हुए लाल मिर्च और हरी मिर्च से कहता है, तो अब तुम दोनों को समझ आ गया होगा कि तुम दोनों किसी से बड़े या छोटे नहीं हो, तुम एक ही हो। ठीक उसी प्रकार जब इंसान अपनी जवानी में अहंकार भरी बातें करता है, लेकिन एक समय के बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो भी उसी लाल मिर्च की तरह सूख जाता है और सूखकर फिर टूट जाता है और फिर एक नए रूप में जन्म लेता है। लेकिन लाल मिर्च सूखकर अपने बीज से तुम्हें हरी मिर्च के रूप में जन्म देती है। रामलाल की बातें सुनकर हरी मिर्च को सारी बात समझ आ जाती है और वो दोनों अपने अपने जीवन की कीमत और महत्व को समझ जाती हैं।